हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रणेता प्रेमचंद, इनकी आज बात करेंगे। हिंदी साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की जो बात आती है इनसे संबंधित उस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपको पता है कि इनका जो जन्म होता है वो बनारस में होता है। बनारस यानी कि काशी, बनारस में लम्ही नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। इनके माता पिता जो पिता थे मुंशी अजायब लाल, तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में बेसिक प्रश्न आपके जो है बन जाते हैं तमाम परीक्षाओं में। तो पिता अजायब लाल, माता आनंदी देवी। तो पिता अजायब लाल और माता आनंदी देवी, ये बेसिक चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। 1880 में इनका जन्म होता है, 31 जुलाई 1880, और 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान होता है। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, सामान्य परिचय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनारस के लम्ही में जन्म होता है, पिता अजायब लाल, माता आनंदी देवी। 1880 31 जुलाई को जन्म होता है और 8 अक्टूबर 1936 को देहावसान होता है। प्रेमचंद का किस तरीके का व्यक्तित्व था और किस तरीके का जो उनका रचना कौशल है और किस तरीके से जो साहित्य की परिपाटी चली आ रही थी हिंदी साहित्य में खासतौर से, उसमें किस तरीके का जो मोड़ है वो देने का प्रयास प्रेमचंद के द्वारा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो ग्रंथ हैं उसको देखेंगे, इनकी विचारधारा और इनके योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कैसे रहे, इस पर हम बातचीत करेंगे। आपको पता है इनके कई ग्रंथ, जैसे कि सेवा सदन, तो ये आपको ध्यान रखने, परीक्षाओं में बेसिक प्रश्न आपके बनते हैं इसके ग्रंथ से संबंधित। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, रंगभूमि, ये आपको उनके ग्रंथ ध्यान रखने, परीक्षाओं में लगातार यहाँ से जो आपके प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। एक खास बात, प्रेमचंद को उपन्यासों के लिए जाना गया, प्रेमचंद को कथाओं के लिए जाना गया। प्रेमचंद की विशेष बात क्या है, प्रेमचंद का जो समय आप देख रहे हैं ये आज़ादी के पहले का समय है, यानी कि जब भारत पराधीन है, भारत आज़ाद नहीं हुआ है। भारत आज़ाद 1947 में होता है, इनका देहावसान 1936 को होता है, 1880 में इनका जन्म होता है। विशेष बात क्या है, किस तरीके से आपको पता है इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो चलता है, यानी प्रारंभिक जो इनकी शिक्षाएं होती हैं किस तरीके से होती हैं। स्टार्टिंग इनके मदरसे से होती है, मदरसे से इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो शुरू होती है। किस तरीके से धीरे धीरे इनकी पढ़ाई शुरू होती है, बाद में ट्यूशन पढ़ा के इनकी जो आगे की शिक्षा दीक्षा है वो ये करते हैं, बाद में अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि प्रेमचंद जो है वो सिर्फ साहित्य में एक सिर्फ यही सृजन नहीं कर रहे थे कि साहित्य का सृजन कर रहे हैं बिना किसी उसके, यानी कि जिस तरीके से साहित्य का ध्येय बताया गया है उसका परिपालन कर रहे थे, उसको मान रहे थे, यानी जिसकी परिपाटी बताई गई है कि साहित्यकार कैसा होना चाहिए उस धर्म का निर्वहन कर रहे थे। आपको पता है किस तरीके से 1921 में ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा में प्रश्न आपके बनते हैं। किस तरीके से आपको पता है कि 1921 में जब गांधी जी इलाहाबाद आते हैं, तो 1921 में जो प्रेमचंद होते हैं ये अपनी सरकारी जो नौकरी कर रहे थे, सरकारी वो नौकरी उससे इस्तीफा दे देते हैं, और उनका जो 1921 में जिसके लिए वो आह्वान कर रहे थे असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने किया, वो इलाहाबाद में आए तो 1921 में तो उन्होंने संपूर्ण देश को वहाँ से जो है आह्वान किया सहयोग आंदोलन में प्रवृत्त होने के लिए, शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए। प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी जो कर रहे थे वहाँ की तत्कालीन समय की, उसको छोड़ा और उस आंदोलन में शरीक हुए। तो प्रेमचंद सिर्फ महज एक साहित्यकार का दायित्व नहीं बल्कि एक उससे बढ़ चढ़कर अपना काम कर रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे। किस तरीके से प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो रचनाओं के भीतर जो साहित्यकार का लक्ष्य होता है उसको भी पूरा कर रहे थे और कहीं ना कहीं समाज को जगाने का काम कर रहे थे, जो एक साहित्यकार का ध्येय माना जाता है। तो 1921 में इलाहाबाद में जब गांधी जी आए, असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन के लिए वो प्रवृत्त कर रहे थे सभी को, असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए वो आह्वान कर रहे थे। तो उसमें प्रेमचंद शामिल होते हैं और बाद में कई अलग अलग जगहों पे उससे संबंधित संस्थान में काम भी करते हैं, यानी उस आंदोलन से संबंधित और साथ ही में जो देश के लिए जो काम हो रहे थे उसमें शामिल हो रहे थे, आज़ादी के लिए आवाज़ भी उठा रहे थे। तो प्रेमचंद के बारे में ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। एक खास बात है, जब प्रेमचंद की रचनाएं शुरू होती हैं स्टार्टिंग के दौर की, तो प्रेमचंद की रचनाओं में जो आदर्शवाद है, आपको पता है प्रेमचंद जो है गांधीवादी विचारधारा के रचनाकार हैं।
प्रेमचंद के यहाँ गांधीवाद है। प्रेमचंद जो है वो गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। किस तरीके से उनकी रचनाओं में आपको जो गांधीवाद की एक फिलॉसफी है, गांधी जो कि कहीं ना कहीं वैष्णवों से प्रभावित है, भक्तिकालीन संत काव्य धारा में दिखता है, जिसका जिक्र डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किया है अपनी पुस्तक के अंदर। तो वो बताते हैं जिस तरीके से अहिंसा की जो बात आती है, किस तरीके से जो अहिंसा की बात आती है और पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो पद्धति आती है, ये गांधीवादी विचारधारा में जो आती है, ये कहीं ना कहीं वैष्णव से आती है, जो कि भक्तिकालीन, मैंने कहा कि संत काव्यधारा से प्रभावित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो गांधी जी से प्रभावित रहे, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे प्रेमचंद, और जो स्टार्टिंग की रचनाओं में इनके आदर्शवाद दिखता है, वो आदर्शवाद जब अंतिम समय की इनकी रचनाएं आप देखोगे तो अंतिम समय की रचनाओं में वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, वो तब्दीलियत है, जो यथार्थवाद की जो बात है, यानी किस तरीके से आप देखते हैं, जब गोदान उपन्यास आप पढ़ते हैं जो कि 1936 है, उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, 1936 का उपन्यास है वो। उस उपन्यास के अंदर जो तमाम चरित्र हैं, होली है, होरी है, धनिया है, ये जो तमाम कैरेक्टर्स है, झुनिया है, गोबर है, इसके अंदर किस तरीके का जो परिवेश, भारतीय परिवेश दिखाया गया है और एक द्वंद्व दिखाया गया है समाज के बीच, और शहरी और ग्रामीण परिवेश के बीच द्वंद्व, जो आधुनिक और प्राचीन के बीच का द्वंद्व है। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं जो उपन्यास का इंड होता है वो दुखांत होता है, होरी की मृत्यु से होता है। तो ये जो यथार्थवाद की परिकल्पना है, यथार्थवाद जो प्रेमचंद के हमें देखने को मिलता है लास्ट टाइम में, वो महत्वपूर्ण जानना है। किस तरीके से जब ये अपनी रचनाओं का सृजन करते हैं आदर्शवाद के इस आधार पे स्टार्टिंग में, और किस तरीके से जब उनकी अंतिम दौर की रचनाएं हैं उनमें वो जो तब्दीलियत होती है, उसमें जो यथार्थवाद के आधार पे बदलाव होता है, वो महत्वपूर्ण है, वो जानना महत्वपूर्ण है। तो हम इनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इनके ऊपर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था, और किस तरीके से वो जो है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो तमाम विचारधाराओं का जो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पे उनका काम था, वो कहीं ना कहीं तत्कालीन जो प्रगतिवादी सोच थी और जो विचारधारा थी उसका प्रभाव उन पर था। तो ये आपको ध्यान रखना है उनके विषय में। ग्रंथों की हमने चर्चा कर ली, विचारधारा की बात कर ली, योगदान की बात करते हैं। किस तरीके से आप जानते हैं कि प्रेमचंद जब साहित्य का सृजन करते हैं, उससे पहले के जो अय्यारी और तिरस्मी किस्म की रचनाएं हो रही हैं, तो प्रेमचंद वहाँ पे ये काम करते हैं। प्रेमचंद जो यथार्थवाद का पुट रचनाओं के अंदर डालना शुरू करते हैं। साहित्य में जो बदलाव, क्रांतिकारी जो परिवर्तन शुरू होता है, जो कहीं ना कहीं कल्पना से हट के जो काम शुरू होता है यथार्थ के तौर पे, यथार्थ की जमीन पे, तो उस जमीन पे जो काम करना शुरू करते हैं प्रेमचंद, ये महत्वपूर्ण है। ये उन अय्यारी और जो तिलस्मी उपन्यास हैं, वो जो साहित्यकार हैं, उनको एक नई दिशा देने का काम प्रेमचंद अपनी रचना के माध्यम से करते हैं। यानी कि प्रेमचंद के बाद एक तरीके से नई साहित्य धारा शुरू हो गई। प्रेमचंद के बाद एक तरीके की नई चिंतन धारा साहित्य के अंदर शुरू हो गई, यथार्थ बोध लोगों के अंदर शुरू हो गया। एक नया तरीके का जो साहित्य है उसका सृजन प्रेमचंद के बाद शुरू हो गया। उनकी परंपरा चल पड़ी। आपको पता है इनकी कई जो अंतिम दौर की कहानियां आप ले लीजिए, जैसे कि कफन कहानी, कफन यथार्थ बोध की कहानी है। प्रेमचंद की जब आप रचनाएं पढ़ते हैं तो उनके अंदर आपको भारतीय जीवन, प्रमुख भारतीय संस्कृति, जो किसानी, जो कृषक जीवन है वो दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद जिससे जुड़े हैं वो चीज़ दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद ने, आप जब उनके चरित्रों को देखते हैं तो वो कैरेक्टर्स के नाम इतने कॉमन हैं, होरी, झुनिया, धनिया, गोबर, ये चरित्र हैं, या फिर झबरा कुत्ता, ऐसे तमाम जो कैरेक्टर्स हैं उनसे आपको लगेगा कि लोक जीवन की बात हो रही है या आपके आसपास की बात हो रही है। तो प्रेमचंद की ये विशेषता है। कफन कहानी, कफन है, पूस की रात है, ये जो तमाम इनकी कहानियां हैं उसके अंदर जो यथार्थ बोध है वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद की जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की जो बात है वो उसमें कफन इत्यादि कहानियों में दिखता है, क्योंकि अंतिम दौर की कहानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेमचंद के यहाँ आप देखते हैं किस तरीके का पशु पक्षियों का जो जिक्र है, पर्यावरण का जो जिक्र है, वातावरण का जो जिक्र है, उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से दो बैलों की जो कथा उनकी कहानी है, उसमें कैसे जो दो बैलों की कथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और किस तरीके से पराधीनता का वहाँ पे संकेत और बोध कराया गया है। तो ये तमाम चीज़ें, बेसिक सी बातें प्रेमचंद के विषय में आपको ध्यान रखनी है। योगदान उनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरीके से वो 1947 के पहले का भारत है, उनके समय का भारत है, उस समय वो आज़ादी के लिए जो प्रयासरत लोग हैं उसमें तो शामिल हो ही रहे हैं, साथ में साहित्य के माध्यम से जो साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं उनको जगाने का और चेताने का काम कर रहे हैं। एक बहुत सी सरल भाषा
के आधार पर, जिससे कि वो सबके द्वारा ग्राह्य हो, सभी लोग समझ सकें। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए, ऐसी भाषा का आलंबन लेते हुए वो तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण और सीरियस मुद्दों को समाज के बीच रखते हैं, जिससे कि वो समझ सकें और आज़ादी के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें वो शामिल हो सकें, और जिससे कि आज़ादी जो है वो जल्दी तौर पर मिल सके। तो ये तमाम बातें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। प्रेमचंद के विषय में, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया, प्रेमचंद एक कहानीकार के तौर पे भी जाने गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहानी के क्षेत्र में जो उनका क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ उसके आधार पर उन्हें कहा गया। उपन्यासकार तो हैं ही प्रसिद्ध, तो ये इनके बारे में बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उपन्यास इनके तमाम सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ये तमाम चीज़ें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में वहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। जन्म 31 जुलाई 1880, देहावसान 8 अक्टूबर 1936। एक महत्वपूर्ण रचनाकार, एक महत्वपूर्ण साहित्यकार, एक क्रांतिकारी परिवर्तन इनकी रचनाओं के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है। साहित्य की दुनिया में एक नई परंपरा इनकी बात से चलने लगती है। तो ये इनका बहुत ही एक और महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर रामविलास शर्मा का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के आलोचक हैं, और डॉक्टर रामविलास शर्मा जिनकी पुस्तक निराला के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो उन्होंने बताया कि कबीर के बाद जो प्रेमचंद हैं ये हिंदी साहित्य के, हिंदी कथा, हिंदी परंपरा के जो है उनके बाद दूसरे व्यंग्यकार हैं। यानी कि व्यंग्यकार के तौर पर प्रेमचंद को उन्होंने उस कोटि में रखा। किस तरीके से पता है कबीर का जो व्यंग्य है वो कितना तीव्र है, वो धारदार है, तो उसी कोटि में रामविलास शर्मा प्रेमचंद को रखते हैं। तो ये कोटेशन आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। रामविलास शर्मा से संबंधित कोई भी आपकी परीक्षा हो, यूजी पीजी स्तर की अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिक बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में आपके जो प्रश्न हैं वो लगातार यहाँ से बनते हैं। प्रीवियस जो वीडियोस हैं कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रसखान, रहीम इत्यादि लोगों पे बात हो चुकी है, तो उनकी जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं किसी नए रचनाकार, किसी नए साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।